अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला चुनावी यात्रा के तहत आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो संभावित प्रत्याशी है उनसे मुलाकात करा रहा है और उनसे जान रहा है कि वो किन मुद्दों को लेकर अवाम के बीच जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अमूर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, 2 बार से ज़िला पार्षद भी रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जनाब अफरोज़ आलम साहब का। अफरोज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने गाँव मोहल्ला के लिए वक्त निकाला है। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और सबसे पहले शुक्रिया आपका निहाल भाई कि आप हमारे अमूर में आए। इसके लिए मैं आप तमाम चैनल के सब्सक्राइबर को और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अमूर की जनता की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पर क्या होता है अफरोज़ भाई कि जब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि भाई आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल काफ़ी घिसा पिटा हो चुका है, इसलिए इस पर हम बहस बिल्कुल नहीं करेंगे, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अफरोज़ साहब पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने आप जा रहे हैं, संभावित उम्मीदवार भी हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। आइडियाज़ क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, कौन ऐसे काम है जिसको जहन में रखकर उन आइडियाज़ पर आप काम करना चाहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए? जी निहाल भाई, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अमूर विधानसभा में अक्सर जब भी मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ कि अमूर विधानसभा में आज तक जो भी चुनाव हुआ है वो सिर्फ जाति के नाम पर चुनाव हुआ है और बिरादरी के नाम पर चुनाव हुआ है। विकास का मुद्दा हर हमेशा यहाँ गोल रहा है, लेकिन इस बार जो खास जो चुनाव जो होगा, आज खास रणनीति है हम लोगों की कि यहाँ सिर्फ विकास के ऊपर चुनाव होगा, जो कि आज तक विकास के ऊपर किसी ने आज तक विकास को फोकस में रख करके चुनाव नहीं लड़ा। चाहे हमारे पूर्व के विधायक हों या जो अभी वर्तमान के विधायक हों, इन्होंने कभी भी विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा और हम लोग जो लड़ेंगे इंशाअल्लाह विकास के नाम पर चुनाव होगा। अफरोज़ साहब, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं यहाँ की एक बड़ी आबादी ऐसी है, 70 से 80% आबादी ऐसी है जो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी पर मुनहसर है। यहाँ पर युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ाई लिखाई के बावजूद आज बेरोज़गार हैं। हम सीधे तौर पर आपसे जानना चाह रहे हैं कि किसानों की तरक्की के लिए, किसानों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, युवाओं के रोज़गार के लिए अफरोज़ साहब के पास क्या आइडिया है, किस मिशन पे, किस विज़न पे काम करेंगे आप? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि किसान के पास ज़मीन तो है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे पहले हमें मजबूत करना होगा कि हमारे यहाँ किसान के यहाँ जो जितनी परेशानियाँ हैं ज़मीन जायदाद को लेकर के, जो पेपर का वर्क है, पेपर वर्क भी ठीक नहीं है अपने जगह पे। मेरा जो सबसे पहले फोकस होगा तो पेपर का भी फोकस होगा। दूसरा, जब पेपर सब ज़मीनों का ठीक हो जाएगा और एक वो मेरा मुद्दा रहेगा, दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा ये कि किसान के लिए जो सड़कें हैं, जो सड़कें नहीं है, जिसके कारण गड्ढे चारों तरफ बने हुए हैं और गड्ढे के कारण जो है लोग अपने फसल को लेकर के गुलाब बाग मंडी हो या क्या कहते हैं कि आपका दालकोला मंडी हो, वहाँ सही जगह पर जाके नहीं पहुँच पाता और सही दाम नहीं लग पाता। जबकि इतना बड़ा बाज़ार गुलाब बाग मंडी, एशिया के अंदर हमारा गुलाब बाग मंडी बहुत एक बड़ा मंडी है और उचित मूल्य नहीं मिल पाता। जहाँ तक रही सिंचाई का मामला, सिंचाई के मामले में यहाँ पर बिजली तो मिल गया है, लेकिन बिजली के लिए मोटर का जो ये है, जो मोटर लगाना है सिंचाई के लिए, वो नहीं हो पाया। मक्के की बहुत बड़ी एक हमारे यहाँ उपजाऊ ज़मीन है, मक्के का फसल को जो है सही दाम नहीं मिल पाता है। अनाज में हम लोग राइस चावल को हम लोग सबसे ज़्यादा, हमारे इधर सबसे ज़्यादा खेती धान की होती है। धान 800-900 रुपये के भाव से हम लोगों को मंडी में धान बिक पाता है। जो बीच में बिचौलिया लोग जो है इस धान को जो है लेकर के जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को देते हैं और वही चावल जो आज की डेट में देखेंगे कि हम लोग वो चावल को 30 रुपये और 35 रुपये के बोरी के पैकेट में लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा फोकस ये भी होगा कि किसान के लिए क्यों ना यहाँ हम लोग जो है राइस मिल, छोटे छोटे राइस मिल को जो है हम लोग लगाएं यहाँ पर। जहाँ तक आपने कहा कि युवाओं के रोज़गार का मसले में, युवाओं का रोज़गार का मसला यही मिलेगा कि देखिए, अधिकतर मैं भी उसी जगह से आया हूँ, मैं भी एक मजदूर का बेटा ही हूँ, मजदूर ही हूँ। मैं भी पंजाब में रह करके अपनी मजदूरी करके इस मुकाम तक आया हूँ, लोगों की दुआएँ और प्यार मोहब्बत मिला है। तो जो बाहर प्रदेशों में जो मजदूर रह रहे हैं, हज़ारों तरीके का काम हमारे यहाँ, जैसे कढ़ाई का है, सिलाई का है और जो है कुर्ता कमीज़, जो हर तरह का जो कपड़े का उद्योग है जो हम लोग जो करते हैं, हमारे यहाँ के हज़ारों नौजवान जो है प्रदेशों में वही काम करते हैं और वही प्रोडक्ट फिर हमारे यहाँ आता है और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हम लोग उसको भी अपने जो है इस ज़मीन में उतारा जाए। और अमूर विधानसभा ही नहीं, हम तो ये कहेंगे कि पूरे सीमांचल में इस तरह का एक जो है एक ये चले कि मज़दूरों के लिए जो है काम,
ये मनरेगा उनरेगा से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम लोग इस काम को अपने धरातल पर नहीं लेकर के आएंगे। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ आज एक नया जनरेशन है, वो नया जनरेशन के पास एक पूरा टैलेंट है और पूरा जवान पीढ़ी है हमारे यहाँ, और वो जवान पीढ़ी के पास एक अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो हम लोग अगर चाहेंगे कि उस चीज़ को यहाँ लाया जाए और अलग अलग कल कारखाने यहाँ पर लगाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट? शिक्षा में बिल्कुल, शिक्षा तो ये कहिए कि हमारे यहाँ शिक्षा अभी इस तरह का कुछ है नहीं, और बिल्कुल शिक्षा के ऊपर पूरी की पूरी फोकस रहेगा। और हमारे यहाँ शिक्षा के इसमें आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है साहब, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज ये नहीं बन पाया है। इसके लिए मैं क्या कहूँगा आपको कि आज तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम डिग्री कॉलेज को भी लाएँ यहाँ पर, तो बहुत सारे बच्चे जो आज पूर्णिया और किशनगंज और धमधा अलग अलग जगह पटना में जा करके जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो शिक्षा में भी हमारा काफ़ी ये रहेगा, कहीं ना कहीं एजुकेशन के सेक्टर में आप काम करेंगे। दोस्तों, सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि अफरोज़ साहब जिस अमूर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कई बिरादरी के लोग रहते हैं, जिसमें सुरजापुरी बिरादरी भी है। और सुरजापुरी में सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि हर मज़हब के लोग इसमें, हम जब बिरादरी की बात कर रहे हैं, सुरजापुरी बिरादरी के हैं, कुल्हिया बिरादरी के हैं और शेरशाहबादी बिरादरी के, गालिबन यही 3 बिरादरी के लोग रहते हैं। जहाँ तक शेरशाहबादी बिरादरी की बात है तो उन्हें ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में पहले से रखा गया है। उसी तरह से कुल्हिया बिरादरी की बात की जाए तो माननीय तस्लीमुद्दीन साहब की पहल से, उनकी कोशिश से उन्हें जो है रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन एक बड़ा तबका आपके क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि 50 से 55%, 60% सुरजापुरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। 2 दफ़ा से आप यहाँ के ज़िला पार्षद रह चुके हैं। क्या सुरजापुरी बिरादरी को रिजर्वेशन दिलाने के लिए आपकी तरफ से कोई पहल की गई? अगर आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या इस क्षेत्र में काम करेंगे? जी, जहाँ तक मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी दे दूं कि मैं जिला परिषद इसी बार से जिला परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अच्छा। और 2011 में मैं कम वोटों से हार गया था। अच्छा। इस बार जो है मैं विन हुआ हूँ और काम भी कर रहा हूँ। जहाँ तक रही सुरजापुरी बिरादरी की बात, सुरजापुरी बिरादरी के लिए मेरा एक पंजाब में मेरा एक मिशन चल रहा था, एक NGO भी था सुरजापुरी नौजवान कमेटी के नाम से, जो कि सीमांचल में तकरीबन लोग जानते हैं। इसको लेकर के हम आगे बढ़े। सुरजापुरी नौजवान कमेटी को, जो कमेटी में जो हम लोगों ने अपना जो एक मुद्दा रखा था, वो बहुत पुराने मुद्दे थे और आज तक नहीं हो पाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार मिला, ठीक है ना। और ये मुझे याद है कि 2016 के चुनाव से कुछ दिन पहले, पंचायत चुनाव से कुछ दिन पहले मैं एक मेमोरेंडम दिया था कि सुरजापुरी को आखिर आरक्षण क्यों नहीं, ठीक है ना, जो कि कुल्हिया बिरादरी को हमारा मिल गया है और सुरजापुरी बिरादरी हमारे जो है उस ये से जो है वंचित है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सुरजापुरी बिरादरी को भी इसका लाभ मिला जाए और OBC के कैटेगरी में आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस पार्टी से आप जुड़े हैं और जिस पार्टी से अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप देख रहे हैं, अगर अमूर विधानसभा की बात की जाए तो मेरी जानकारी में 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि इन तमाम लोगों में आप अपने आप को फहरिस्त में कौन सी जगह पाते हैं? बहुत मजबूत फहरिस्त में है हम, और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और यहाँ के जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। जो सम्मान और प्यार मिल रहा है लोगों से और अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि मैं पहले फहरिस्त में हूँ और इंशाअल्लाह मुझे ही टिकट मिलेगी। और मैं अफरोज भाई, एक बारीक सा सवाल है। आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई वोटर वोट डालने के लिए जाता है तो उसके जहन में ये बात रहती है कि भाई हमें इस शख्स को इसलिए वोट देना है क्योंकि इनका ये अचीवमेंट है, इनकी ये उपलब्धि है। ज़िला पार्षद के तौर पर आप इस वक्त कार्यरत हैं और इससे पहले भी समाजी जो खिदमात आपके बहुत ज़्यादा हैं। हम जानना ये चाह रहे हैं कि अफरोज़ साहब के वो कौन से काम हैं जिसे लोग याद रखें? ऐसा कुछ काम किया आपने? मेरे जो अभी तक जो मैंने बहुत सारे CA NRC NPR में कहा थे आप? जी, बिल्कुल। CA और NRC में वहीं आ रहा था। CA और NRC NPR में बहुत सारा काम किया और जब तक CA और NRC का मामला अभी जो है बिल्कुल चुपचाप है, चुनाव का माहौल आ रहा है, जबकि ये भी मामला एक हमारे इलेक्शन में होना चाहिए। और CA और NRC और NPR का जहाँ तक मामला था, हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया यहाँ पर, और इससे पहले भी बहुत सारा आंदोलन किया और जी जान से आंदोलन किया, और जिसका नतीजा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है पलट करके एक अपना जो है विधानसभा के अंदर। साल 2017 के बाढ़ में कहाँ थे? बिल्कुल यहीं थे। आपने लोगों की मदद की? बिल्कुल की। किस हद तक मदद की?
जो हो सका बहुत कुछ किया उन लोगों के लिए। जहाँ पर बचाने की बात आई वहाँ बचाए भी, अपने थम्स लेकर के लोगों के बीच में गए, कई ड्रम वगैरह बनाया था, अपने से हमने कोशिश करके ड्रम बनाया जहाँ तक जा पाए संभव, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये वो काम है, चाहे CNRC का मामला हो या फिर 2017 का बाढ़ का मामला हो या लोगों की समस्याओं का मामला है, इनको हल करने में आप जो है सक्षम है और लगातार लोगों के बीच रहते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। और और दावे आपके हैं, हम जब मजलिस के दूसरे उम्मीदवारों से बात करते हैं वो भी इन्हीं चीज़ों गिनाते हैं कि साहब हमने भी ये उपलब्धियाँ की है। ऐसे में क्या नहीं लगता है कि साहब हर आदमी का अपना एक जो है साहब दावा है कि हम ही बेहतर हैं, हम बेस हैं? देखिए, मेरे एजेंडे में रहा है, मेरी इस तरह की एक बात ही रही है कि मैं पंजाब शुरू से लेकर के अब तक, पंजाब में भी जो मेरी राजनीति रही है, पंजाब में भी मैंने लोगों के लिए ही काम किया है और बहुत सारे आंदोलन किया। वहाँ पर बहुत सारे नौजवान साथी के साथ जो बहुत तरह का जो घटनाएं जो घटी, वहाँ पर या तो डेड बॉडी का मामला हो या किसी के पैसा मार लेने का मामला हो या और भी बहुत सारे आंदोलन हमने पंजाब में किया। तो मेरी ज़िंदगी ही आंदोलन की रही है। उसी का नतीजा है कि मुझे 2011 में भी यहाँ पर चुनाव लड़े तो मुझे लोगों ने बहुत सारा सम्मान प्यार दिया। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं कि 2016 में पुनः चुनाव लड़े और जीत हासिल हुई। तो इसलिए मेरा जो काम है वो हर हमेशा बिल्कुल आंदोलनकारी काम रहा है और मैं हर हमेशा चाहता हूँ कि जब तक ये मुद्दे जिस मुद्दे को मैं लेके चल रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर इसीलिए भरोसा है कि मेरा जो है अपना जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस 20 साल से प्लस हो चुका है। अमोर विधानसभा में MIM को कितना मजबूत पाते हैं? बहुत मजबूत है हम लोग। फिर क्या वजह है कि लोकसभा इलेक्शन में अख्तरुल इमान साहब को नहीं जिता सके? देखिए, लोकसभा चुनाव में एक इस तरह का एक मामला आया कि लोकसभा चुनाव में कि हम सेंटर में कुछ लोग तो हद तक आ गए थे, लेकिन कुछ लोगों के बीच में हम लोग वो बात सही से नहीं रख पाए, जिसके कारण हम लोग को कुछ वोट कम आया। लेकिन चलिए, फिर भी बहुत ज़्यादा वोट आया, हम लोग हार नहीं मानते इसको। लोकसभा और अब में फ़र्क दिख रहा है आपको? क्या लगता है कि पहले के मुकाबले अब पार्टी मजबूत हुई है? आप लोग मजलिस का मैसेज पहुँचाने में कामयाब हुए हैं? बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बदलाव है और इंशाअल्लाह इस बार बदलाव होगा। विपक्षी पार्टियों के जो है पसीने सूख रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग इस बार कामयाब नहीं हो पाएंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमारे यहाँ ये दोनों खेमे में बहुत ज़्यादा जो है हलचल है। उन लोगों को पता है कि ये चुनाव, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि सब ये सब हवाई है, सिर्फ सोशल मीडिया पर है, ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पक्ष कहना है। देखिए सुनिए, पहले निहाल भाई ऐसा था कि पहले जो है ना चौक चौराहे पे MIM का वोट मिलता आपको, ठीक है ना। अब गांव में घुसिएगा आपको वोट मिलेगा। तो ये बदलाव है। हम लोग गांव में जाते हैं, हर गांव में अब ये बात चल रही है, ठीक है ना। तो जब गांव तक वोट जब चला गया और गांव के अंदर जब प्रवेश कर गया, हम लोग गांव में जाइएगा, आप बूढ़े बुजुर्ग जितने भी माँ और बहनें हैं, उन लोगों के ज़बान में भी पतंग है। MIM को लेकर कहा जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है, हमेशा जो है साहब मुस्लिम हितैषी की बात होती है। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बात है। ये प्रोपेगेंडा है विपक्षी दलों का। ये जो है एक तरह से ये क्या कहते हैं कि एक प्लानिंग है कि हम किस तरह से इसको जो है ये डाइवर्ट किया जाए। लेकिन इस तरह का बिल्कुल मामला नहीं है। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हर हमेशा ये पार्टी खड़ी रही है। आज विपक्ष में अगर देखेंगे तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर हमेशा अगर विपक्ष का रोल निभा रहे हैं तो वही निभा रहे हैं। तो ये एक जाति के बारे में बात नहीं हो रही है, हर एक जाति और हर एक धर्म के बारे में बात हो रही है और ये संविधान की लड़ाई है और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अफरोज़ भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, अमोर विधानसभा के वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से काम हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं जो अब तक वो समस्याएं हल होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो सकी है? अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन मुद्दों को, उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे? जैसे अभी यहाँ पर 4 से 5 पुल है जो कि आज 8 साल से लंबित है। एक जैसे खाड़ी पुल हुआ, रसेली घाट पुल हुआ, बम्माधार और पुलकट्टा वगैरह ऐसे जो है पुल है, 5 से 6 पुल है हमारे यहाँ जो कि आज 8 साल से नहीं बन पाया है। और वो पुल एक कहिए कि अमोर विधानसभा के लिए लाइफलाइन है। वो पुल नहीं बन पाया है और सड़कों में जितने गड्ढे हैं, आप शायद देख रहे होंगे, जितनी 2017 में जितनी क्षतिग्रस्त सड़कें हुई थी और वो सड़कों में आज बड़े बड़े गड्ढे हैं और सबका टेंडर हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ शिलान्यास के बोर्ड ही देखेंगे हम लोग, लेकिन उस रोड को अभी तक नहीं बन पाया है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जैसे ही अगर हमको मौका मिला तो हम लोग जो है तुरंत पहले 3 महीने के अंदर वो जो लंबित काम है हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। अमोर विधानसभा एक अरसे से यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है। एक अरसे से लोग कांग्रेस को वोट देते आए हैं, हालांकि तरक्की काम यहाँ पर नहीं के बराबर है। फिर क्या वजह हो जाती है कि साहब चुनाव आते आते लोगों का जहन जो है तरक्की से हट करके कहीं ना कहीं लोग जो है किसी न किसी खौफ से, डर से, फिर क्या वजह कि लोग उन्हीं को वोट कर देते हैं? देखिए, पहले तक कोई ऑप्शन नहीं था हमारे यहाँ
और अब जो है मतलब ऑप्शन मिला है हमारे यहाँ, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो ऑप्शन का एक जो है हिस्सा है। और अब जो है जो खौफ जो दिखा रहे थे लोग समझ नहीं रहे थे पहले, और अब जो है काफ़ी समझ लोगों के बीच में आया है। और जहाँ तक वोट की बात है कि बीजेपी और कांग्रेस जो ये दोनों ही जो डर दिखा करके जो वोट ले रही थी, अब इस तरह का कोई माहौल नहीं है। ना बीजेपी से डर है ना कांग्रेस से डर है। लोगों को पहले ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस बार ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, इसलिए लोग जो है अब वो जो तीर चला रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं तो उसको दो, नहीं तो वो आ जाएगी, इसको दो, ये आ जाएगी, तो दोनों ही खेमे के लोग कहना है मतलब अभी जो बदलाव में दोनों खेमे के लोग ही एमआईएम को आमतौर पर कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, उनके विधायक लोग बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। हो सकता है ये सीटें घटे भी बढ़ भी सकती हैं, और ऐसे में जाहिर है जब आप लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे कि 1, 2, 4 से क्या होगा, 10, 20 से क्या होगा, आपकी जब सरकार ही नहीं बनेगी हम क्यों वोट करेंगे आपको। देखिए, जहाँ तक सवाल निहाल भाई आपका है कि यहाँ हमारे यहाँ आपको शायद याद होगा कि 2015 में जब चुनाव हुआ था तो महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो महागठबंधन की सरकार में हमारे यहाँ से अमौर विधानसभा के जो विधायक हैं उनको कैबिनेट का मंत्रालय मिला, कैबिनेट में वो मंत्री रहे, लेकिन मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। 20 महीना का वो मंत्री, 20 महीने से मंत्री रहे। उनको मंत्रालय ऐसा मिला कि उस मंत्रालय से मुसलमानों का कोई सरोकार नहीं, क्या करते हो? नहीं, निबंधन मंत्रालय थे ना, निबंधन में उनको मंत्रालय मिला हुआ था ना, निबंधन का भी। शराब वाली बात। हाँ, तो निबंधन में जो मिला हुआ था, तो आज जो सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन जो लोगों का जो है बिल्कुल कट के ये गिरा हुआ है, उसके बाद जो है आपका मोटेशन का जो मामला है वो सब मामला को आज तक नहीं हल कर सके वो। और रजिस्ट्री में देख लीजिए अनाप शनाप पैसे हैं और अनाप शनाप तरीके से लूटा जा रहा है, उसमें भी और भी कोई काम नहीं, इतना तो कर सकते थे ना। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक रहे मंत्री की बात है, तो मंत्री जब कैबिनेट के रहते हैं उनकी एक टीम होती है, एक विंग होता है। अगर चाहते वो तो हमारे यहाँ बहुत तरह का काम को ला सकते थे। एक सिमलबारी पुल है साहब कनकई नदी में, वो बहुत ज़रूरी है, उस पुल को नहीं लेके आ पाए। अगर हम दालकोला और किशनगंज को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप नदी के पूर्व साइड में चले जाएंगे, एक बहुत बड़ी आबादी है, वो आबादी हर हमेशा किशनगंज या दालकोला के ऊपर जो है वो आश्रित है, तो वहाँ पर एक पुल होना बहुत ज़रूरी है। आज तक उस और भी किसी ने नहीं सोचा कि अगर एक महानंदा में ब्रिज बन जाए, सिरसी से लेकर के आपको कुट्टी घाट से पहले ही आपका अगर खगजना वगैरह को अगर कनेक्ट किया जाए, कानकी को कनेक्ट किया जाए या सुरजापुर को कनेक्ट किया जाए, ये इस ओर भी कभी किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। आपके यहाँ 2 नेता हैं और दोनों ही कद्दावर हैं, मौजूदा विधायक जलील मस्तान साहब और दूसरे हैं सबा जफर साहब, पूर्व विधायक। मजलिस का मुकाबला किनके साथ? हम लोगों का मुकाबला किसी के साथ नहीं निहाल भाई। अच्छा, इस सबसे आगे हैं आप। इस बार का कोई माहौल इस तरह का नहीं है। इस बार का सिर्फ मजलिस ही मजलिस है, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर सच आप जाने तो उन दोनों से भी आप इंटरव्यू ले लीजिए, बिल्कुल अपने जगह पे वो लोग यही चीज़ सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग जो है चुनाव हार रहे हैं। अफरोज़ भाई, एक चीज़ और समझनी है, आमतौर पर कहा जाता है कि यहाँ जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में सुरजापुरी वर्सेस कुलैया बिरादरी, ये भी एक जो है इशू कहीं ना कहीं नेताओं के समक्ष होता है, और कैंडिडेट्स इसको भी लेकर के ध्यान में रखते हैं कि साहब एक ऐसे उम्मीदवार को रखा जाए जिसका वोट दोनों तरफ हो। ऐसा कुछ है? नहीं, ये पहले जो है यही चीज़ पहले बना के रखा हुआ था। दोनों किसने बनाया ये? अच्छा, दोनों खेमे ने? दोनों खेमे ने इस तरह की बात बना करके अपने अपने रोटियां सेकी। लेकिन मजलिस के आने के बाद ये बिरादरीवाद की जो बात रही वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और कोई बिरादरीवाद नहीं है। और जो बिरादरीवाद की जो दीवार बना के रखे थे वो दीवार जो है बिल्कुल ढा दिया गया। हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत में जो है ये दीवार जो है ढह गई है। कोई सुरजापुरी कोई कोलैया नहीं है, हम सब जो है एक है, मुत्तहिद है। हम लोग चुनाव मिलजुल करके लड़ेंगे। इस इलेक्शन में नॉन मुस्लिम का वोट मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। कितना %? बिल्कुल हमें मिलेगा, हमें पूरी यकीन है। उन सब का कहना है कि अगर आप आते हैं और हम लोग बिल्कुल खुल करके एक झंडा लेकर के आपके साथ चलेंगे। नहीं, और देखिए हमको जहाँ तक मेरे वोटर हैं, जहाँ तक मुझे जो है समर्थन मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि हम लोग जो है आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और वो जो झंडा टोपी सब कुछ लेकर के इस बार चलेंगे। और देखिएगा निहाल भाई, जब आप फिर आइएगा इलेक्शन के मूवमेंट में तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी जमात जो है ना वो हम लोग के साथ आएगी। वो जो बीजेपी के कैडर वोटर थे वो लोग हम लोग के साथ आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अफरोज़ आलम साहब। इस बार आप जिला पार्षद बने हैं ना जी? माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने शुरुआत में 2 बार बोल दिया है। ये इस दफ़ा ज़िला पार्षद बने हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने कहा कि नेताओं द्वारा
जो है एक नफ़रत की दीवार जो खड़ी की गई थी, उस दीवार को प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और इन लोगों की मेहनत से दीवार को तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ इनका ये भी मानना है, इनका ये भी कॉन्फिडेंस है कि न सिर्फ मुसलमान, न सिर्फ सुरजापुरी, कुलैया, शेरशाहवादी, बल्कि जो हिंदू भाई हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उनका भी बेशुमार वोट इनके हिस्से में जाएगा, इनके हक में जाएगा। गाँव मोहल्ला के लिए अमोर विधानसभा क्षेत्र के अमोर प्रखंड से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।